हम लोग वर्ग 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या जो है, संख्या यानी नंबर, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। तीसरा इसी में आता है पूर्णांक, और इसी में आता है भिन्न भी, भिन्न भी। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को w सूचित करते हैं, और पूर्णांक को z सूचित करते हैं या i भी, और भिन्न को q सूचित करते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। ठीक। अब संक्षेप में हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या को n सूचित करते हैं। हम लोग पढ़े हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत जाएगा। ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या को w सूचित करते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब है पूर्णांक जिसको z या i कहते हैं, वो होता है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब है भिन्न संख्या जिसको q कहते हैं। यह अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, अंश और हर के रूप में, तो वो भिन्न हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इतना जानने के बाद ये जितनी भी संख्या लिखा गया, ये सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। 11th में एक वहाँ चैप्टर है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिथम या रिदम। हम लोग पढ़े थे भाग, जैसे a कोई संख्या है, जैसे a और p दो धनात्मक पूर्णांक है, a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए
के लिए यदि a बड़ा है b से तो a बराबर होगा BQ प्लस R, और R का जो मान होगा वह 0 से बड़ा और बराबर B से छोटा होगा। अब ये है क्या, जैसे कोई संख्या a, उसमें हम 20 भाग देते हैं और भाग देने के बाद कुछ ना कुछ भागफल आएगा, वो हो जाता है Q, और नीचे में जो कुछ बच जाता है उसको कहते हैं R। मोटा मोटी जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और भाग देने के बाद जो कुछ भी निकलता है वो होता है भागफल, और नीचे में जो कुछ भी रह गया वह हुआ शेष या शेषफल। उसी पर ये बैठा हुआ है, और ये b जो है r से हमेशा बड़ा होगा, r से हमेशा ये बड़ा होगा। ये जिससे भाग दे रहे हैं b, वही है b, वह बड़ा होगा r से, शेष से, मतलब भाजक शेष से हमेशा बड़ा होता है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। इसी का उपयोग करके हम लोग इसी तकनीक से मौसा ज्ञात करेंगे। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 SCRT, पहला का रोमन नंबर पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा यानी SCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो चूँकि 225 जो है वह बड़ा है 135, हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग देंगे। 225 में भागा देते हैं 135 से, तो एक बार में लगेगा 270 ज़्यादा हो जाता है, तो 135, 0 9 कट गया। अब यहाँ तो 225 बराबर लिखेंगे, तो ये है a का काम कर रहा है, ये है a, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a बराबर BQ प्लस R, तो ये हुआ a भाज b हो गया, इससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो a हुआ, और भागफल जो हुआ q वो हुआ 1। तो इस पे सेट करेंगे, इसी पर a बराबर BQ प्लस R पर, तो b है 135, q है 1 और r है नीचे वाला, मतलब 190, सॉरी केवल 90 है। अब यहाँ यह एक स्टेप वाइज चलता है, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसको कह सकते हैं चरण 1 या पहला चरण। तो शेष जो है जब तक 0 नहीं आता तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा, शेष जब तक 0 नहीं आएगा यह प्रोसेस चलता रहेगा। लिखेंगे चूँकि r जो है वह 0 के बराबर नहीं हुआ, r 0 के बराबर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, नया भाज्य, ये बन जाएगा, बड़ा वाला भाज्य बनता है, और 2 को संख्या जो बच गई वो भाजक बनेगा। अब लिखेंगे ये हुआ पहला स्टेप, स्टेप पहला या चरण 1। अब लिखेंगे दूसरा स्टेप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, स्टेप 2। तो नया है 135, 135 बराबर 90 सब भाग देना है, अब 90 बन जाएगा भाजक, 135 बन जाएगा भाज्य। तो 90 को 200 गुणा 180 होता है, 80 होता है, एक बार लगेगा 90 का 90, 5 13 से 9 गया 4। तो अब की बार ए का काम कर रहा है ये कर रहा है बी का काम, ये कर रहा है आर का काम, इसका कर रहा है क्यू का काम। सेटिंग करेंगे फार्मूला से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए तो है 135, बी है 90, क्यू है 1 और आर है 45। फिर भी शेषफल 0 नहीं हुआ, आर का मान शेष 0 नहीं हुआ। लिखेंगे चूँकि आर नहीं बराबर हुआ 0 के। पुनः क्या करेंगे, पुनः अब ये नया लेंगे ये वाला,
तो 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना 2 जब करते हैं तो शेषफल होता है 0। 45 को 2 से करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 आ गया, r बराबर, अतः क्रिया का अंत हुआ। अतः क्रिया का अंत हो, जैसे ही r 0 हुआ क्रिया का अंत हो जाएगा। क्रिया का अंत हुआ। इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में अंतिम अशून्य शेषफल बराबर, शेषफल जहाँ शून्य हुआ है उसके जो उस स्टेप के पहले वाला, ये हुआ शून्य शेषफल, शून्य से पहले वाला जो शेषफल है, शून्य जिस स्टेप में आया है उस स्टेप के पहले वाले स्टेप में जो शेषफल है यही हुआ अंतिम अशून्य, मतलब शून्य नहीं वाला शेषफल हुआ 45। इसीलिए SCF लिखें या मोसो लिखें, SCF ऑफ किसका निकाल रहे थे, 225 और 135 का, तो वही अंतिम अशून्य शेषफल जो है वही निकला मोसो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इसी पैटर्न पर बनेगा।